हाय हेलो फ्रेंड्स। आईसीएसआई का सप्लीमेंट आउट आ चुका है और इस बार हम सप्लीमेंट जो देख रहे हैं दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज का मॉड्यूल 2 पेपर 8 का सप्लीमेंट्स। तो इसमें जो केसेस उन्होंने डिस्कस किए हैं वो क्या है, जो कुछ एडिशनल केसेस है, ज़्यादा नहीं है। So now we are looking at corporate laws and Insolvency Act and Competition Act and Interpretation के कुछ एक केसेस जो आईसीएसआई ने इस बार मॉड्यूल में ऐड करने के लिए सप्लीमेंट रिलीज किया है। Let us see the cases and understand के हुआ क्या था। Okay, so this case is now corporate law का केस, that is देवास मल्टीमीडिया का केस। ये केस में क्या हुआ था? वेल द ब्रीफ फैक्ट्स इस केस के ऐसे हैं कि चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप विच इज पास्ड बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 271 क्लॉज सी ऑफ द कंपनीज एक्ट which was confirmed by National Company Law Appellate Tribunal on appeals, the company in liquidation, namely Devas Multimedia Private Limited, through its ex-directors, has come up with an appeal in the Civil Appeal 5766 of 2021 and one shareholders of the company in liquidation, namely Devas Employees Mauritius Private Limited, hereinafter referred as DMPL, has come up with an appeal number 5906 of 2021. ब्रीफ फैक्ट्स पढ़ने के बाद इतना समझ में आता है कि एक कंपनी है जो लिक्विडेशन में है। आप इस तरह अगर एपेलेंट की तरफ ध्यान दोगे तो एपेलेंट इज देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड और ये कंपनी अपने आप में एक लिक्विडेशन में है। इसके एक डायरेक्टर ने और शेयर होल्डर्स ने इस बात को चैलेंज किया है कि ये कंपनी का लिक्विडेशन सही नहीं है। इसके ऊपर उनके एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी कंटेंशन रेज किए थे। वो सारे कंटेंशंस और उसका ब्रीफ फैक्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो एक बहुत ही अच्छा लीगल पॉइंट्स बाहर निकालता है, वो पढ़ने लायक है, देखने लायक है। सो डू अंडरस्टैंड एंड रीड दिस। ओके, लेट्स सी डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया और डिसमिस करते ही सुप्रीम कोर्ट ने रीजंस में क्या कहा? वेल, सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को डिसमिस करते ही रीजंस में कई सारी बातें कही हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपार्ट फ्रॉम द अबव मेन ग्राउंड्स ऑफ अटैक which we have dealt in extenso, the learned single senior counsels of the appellant also made few supplementary submissions. One of them was that the list between the two private companies cannot be. Yes, the list between two private companies cannot be a subject matter of section 271 clause C. बहुत ही अच्छा कंटेंशन है बिकॉज इफ देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन प्राइवेट कंपनीज, येस इट इज नॉट अ मैटर ऑफ 271 क्लॉज सी ऑफ द कंपनीज एक्ट। बहुत ही अच्छा सबमिशन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखो। But this argument is to be rejected outright in view of the fact of the claims of Devas and its shareholders are also on the property of Government of India. ओके, अब यहाँ पे आप ये समझो कि केस का बैकग्राउंड कुछ वैसा है कि एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने सीरियस फ्रॉड्स के बारे में रिपोर्ट किया है कि देवास इज वन ऑफ द पार्टी टू द सीरियस फ्रॉड, और ये बात देखते हुए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिच किया है, उसको डिसीव किया है। ये बात देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक सीरियस व्यू लिया है, इसलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज थोड़ी स्ट्रिक्ट लगती है और यही बोल रहे हैं कि 271 क्लॉज सी का जो आर्ग्यूमेंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी पे आप क्लेम कर रहे हो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। Further reading, the space segment is the satellite proposed to be launched by Government of India as the property of the Government of India. In fact, it is the shareholders have secured 2 awards against Republic of India under the BIT. BIT is a bilateral international treaties, and therefore it is neither the list between two parties nor a list between a private party and a public company. Well, it is a case of fraud of a huge magnitude which cannot be brushed under the carpet as a private list. So Supreme Court ने clear कर दिया, when the party is Government of India, when the property is belonging to Government of India, in that case आप ये contention नहीं ले सकते। बहुत ही अच्छा लीगल पॉइंट निकाला है कि दिस कंटेंशन कैन नॉट बी टेकन दैट द लिस्ट इज बिटवीन टू पार्टीज। ओके, बहुत ही अच्छा पॉइंट था, तो रिमेंबर दिस पॉइंट। Plus, another
Another contention which is raised on the behalf of the appellant is that petition under section 271 clause C should have been preceded by at least by a report of serious fraud investigation office. बहुत सुंदर वर्ड, बिकॉज कई बार ये पॉइंट भी उठ के आता है कि क्या एसएफआईओ की रिपोर्ट देखने के बाद ही ये वाइंडिंग अप जैसा इफेक्ट देना चाहिए कि नहीं. Very, very well contended, okay, which has now gained statutory recognition under section 211 of the Companies Act. बहुत ही अच्छा contention डाला है. Appreciate the thinking of that advocate. The senior counsel is fabulous. Now let's see Supreme Court ने क्या बोला. But this contention is unacceptable. In lieu of the fact, बहुत ही बारीक ऑब्जर्वेशन है, प्लीज इसको समझना. In lieu of the fact of Companies Act 2013, there are two different routes for winding up of the company on the allegation of fraud. तो if there is a allegation of fraud, winding up करने के दो रूट्स होते हैं. बहुत ही अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है, ध्यान से समझना. One is under section 271 clause C, जहां पे sovereignty integrity of India is getting affected, and the other is just and equitable under section 271 clause E, जो पार्ट हम लोग ने स्टडी भी किया है, देखा भी हुआ है. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल के पास बहुत वास्ट हो जाती है जब सेक्शन 271 क्लॉज ई आ जाता है. रेड विद सेक्शन 224 सबसेक्शन 2 एंड 213 क्लॉज बी, यानी यहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उसके साथ में सपोर्ट कर सकते हो. तो व्हाट was section 439 subsection 1 of the erstwhile act of 1956 is section 243 and 237b of 1956 have now taken the space of 224 subsection 2 and 213. सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों बोल रहा है? वेल, इसलिए बोल रहा है क्योंकि पुराने टाइम में हम ये सेक्शंस यानी 439 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ वाइंडिंग अप के लिए यूज करते थे, जहां पे हम लोग 243 और 237b इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रिलाई करते थे. इसी ग्राउंड को लेके सीनियर काउंसिल ने मूव किया है कि सर आपको एसएफआईओ की रिपोर्ट कंसिडर करनी चाहिए वाइंडिंग अप का ऑर्डर देने से पहले. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है ऐसा जरूरत नहीं है. पुराने टाइम में ये जरूर करते थे जिसका रिप्लेसमेंट आज हुआ है, लेकिन ये सेकंड कैटेगरी यानी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स के लिए जरूरत है. पुराने टाइम पे जैसे होता था. लेकिन अगर 271 क्लॉज एफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अफेक्ट करे तो मुझे दैट इज सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडिया की इंटीग्रिटी का मैटर आ जाता है. सो इट इज ओनली इन द सेकंड कैटेगरी द रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड प्रिसीड द रिपोर्ट ऑफ वाइंडिंग अप. वेरी वेल ऑब्जर्व, वेरी वेल, और बहुत ही अच्छा कंटेंशन दिया गया है. ओके, एंड अनदर कंटेंशन, ये केस अपने आप में बहुत अच्छी अच्छी कंटेंशंस और उसके रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट के दे रहा है. इट इज रियली अ वर्दी, एक लर्नेड पर्सन के लिए ये केस पढ़ना इट्स लाइक एक वर्दी केस पढ़ने के जैसा है. ओके, एंड आईसीएसआई की तरफ से ये केस सप्लीमेंट में भी डाला गया. लेट्स सी द अदर कंटेंशन. Yet another contention is raised on behalf of the appellants is that the criminal complaint filed for the offences punishable in 420 read with section 120b of IPC, okay, Indian Penal Code, has not yet taken into a logical end, and therefore it is contended that in the case of officials of Intrix and shareholders of Devas are acquitted after the trial, the clock cannot be put back. अनदर दिमाग वाला कंटेंशन है कि अगर हमारे एप्लेंट्स के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट सस्टेन नहीं करती है तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हो कि वो वाइंडिंग अप जैसा स्टेप ले. और अगर वाइंडिंग अप जैसा स्टेप लिया गया तो देन यू कैन नॉट पुट बैक द क्लॉक इफ द कंपनी इज बाउंड अप. अगर कल को वो लोग इस क्रिमिनल केस में छूट गए तो फिर उनके खिलाफ जो भी स्टैंड लिया जाएगा वो उनको, उनकी कंपनी को और उनको अफेक्ट करेगा. तो एटलीस्ट उस क्रिमिनल कंप्लेंट के डिस्पोजल तक रुक जाइए. दैट्स व्हाट द कंटेंशन इज. And therefore it is contended that in the case of officials of Intrix and shareholders of Devas are acquitted after the trial, the clock cannot be put back if winding up take place. Now सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट देते समय भी बहुत अच्छा बताया कि attractive as it may seem at first blush. यस, क्योंकि कंटेंशन सच में बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही अच्छे से पुटअप किया गया है. बट अट्रैक्टिव एज इट मे सीम्स एट first blush, this contention cannot hold water. I've scrutinized a little deeper.
So very well put up by Supreme Court also. So the standard of proof is required in a criminal case is different from the standard of proof required before NCLT. Because yes, see criminal jurisprudence जो होता है वो एक क्राइम के रिस्पेक्ट में चलता है, जबकि एक सिविल जूरिस्प्रूडेंस जो होता है या यू बोलो कमर्शियल जूरिस्प्रूडेंस वो एक डिफरेंट रिस्पेक्ट में चलता है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन बोली है कि द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड इन द क्रिमिनल केस इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड इन एनसीएलटी एंड द आउटकम one need not depend upon the outcome of the others. You don't need the outcome of criminal cases for a NCLT decision because both stand on a separate footing. And that's what Supreme Court is saying. Moreover, this argument can be reversed like the handle of a dagger. और वाह क्या बात कह दी है. मतलब अगर आप खंजर इस तरफ कर रहे हो तो खंजर इस तरफ भी हो सकता है. तो इसका मतलब कल को ये साबित हो जाए कि आप गुनहगार हो तो फिर तो वाइंडिंग अप सही हो गया, बराबर, और उतना टाइम फिर वेस्ट क्यों करना. सो व्हाट इफ द कंपनी इज अलाउड टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एंड ऑल्सो एनफोर्स द आर्बिट्रेशन अवार्ड्स ऑफ अमाउंटिंग टू 10,000 of crores of Indian rupees, that is the ICC awards of 10,000 crores and the 2 bilateral treaty awards of 5,000 crores, and eventually criminal findings that all the shareholders are guilty of fraud. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कंटेंशन को रिवर्स कंटेंशन से हिट किया कि तुम जो कह रहे हो अगर उसका उल्टा हो गया तो क्या 10,000 करोड़ का अवार्ड ऑनर कर दे. ओके, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एबहॉरिंग. भयानक हो जाएगा इसका आंसर अगर हम ये चीज अलाउ कर दे, क्योंकि इतने बड़ी अमाउंट देने के बाद उसकी रिकवरी कैसे होगी. क्लियर. तो बहुत ही अच्छा कंटेंशन था. And let's see, lastly, it was contended that the actual motive behind Intrix seeking the winding up of Devas is to deprive Devas of the benefits of an unanimous award passed by ICC Arbitral Tribunal presided over by the former Chief Justice of India and 2 bilateral international treaties awards, and that such an attempt passed by the corporate entity wholly owned by the government of India would send a wrong message internationally. अब देखो सीनियर काउंसिल ने अपनी तरफ से सारे पॉइंट्स डालते हुए लास्ट में एक जोरदार पॉइंट पुट अप किया है इंटरनेशनल इमेज का, कि अगर गवर्नमेंट की एंट्रिक्स के खिलाफ की एंटिटी की ये अपील फाइल मान ली गई, देवास को आपने वाइंड अप कर दिया, तो इससे इंटरनेशनल मैसेज गलत जाएगा. इससे ये लोगों को लगेगा कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ में ट्रीटी करना सही नहीं होगा. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? We do not find, yes, that's what Supreme Court said, we do not find any merit in the above summary. If a matter of fact fraud as projected by Entrix stands established, then the motive behind the victim of fraud coming up with the petition of winding up is of no relevance. क्या बात कह दी? बात ये कह दी है कि अगर ये साबित हो जाता है कि फ्रॉड था तो फिर ये सारी बातें जो आप कर रहे हो वो अपने आप में रेलेवेंस ही नहीं रखती है. क्योंकि अगर देवास ने इतना बड़ा फ्रॉड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ किया तो मैसेज इंटरनेशनली यही जाना चाहिए कि हम फ्रॉडस्टर्स को नहीं छोड़ते हैं. So if the seeds of the commercial relationship between Intrix and Devas were product of fraud perpetrated by Devas, every plant that grew out of such seeds and such agreement, the disputes, the arbitral awards, etc., are all infected by the poison of fraud. What a metaphor which has been used. Brilliant. So Supreme Court ने बहुत ही अच्छी बात की है कि अगर पौधे में लगा हुआ सीड ही जहरीला है तो उससे निकलने वाला हर प्लांट अपने आप में जहरीला हो जाएगा. और अगर एक एग्रीमेंट एक फ्रॉड के बेसिस पे बनाया गया तो इससे निकलने वाला हर प्रोडक्ट अपने आप में फ्रॉड होगा. सो अ प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉड इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी and including that of India. Wow. So the basis of notion of morality and justice are always in conflict with the fraud, and hence the motive behind such action brought by the victim of the fraudsters can never stand the impediment. Absolute great observation. Wow. सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि अगर ये बात सही है कि फ्रॉड हुआ है तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, हमारी बेसिक मोरालिटीज एंड जस्टिस के अगेंस्ट है. ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स हैं जिसके वजह से
आप पूरे के पूरे एग्रीमेंट्स और इंटरनेशनल ट्रीटीज और हमारी गवर्नमेंट की इमेज खराब हो सकती है। और एज अ रिजल्ट अगर फ्रॉड साबित होता है तो यहाँ पर किसी भी एंटिटी को बंद करने का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। वेरी 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 गुड डिसीजन। So lastly, Supreme Court ने यहाँ पे ये बोल दिया कि we do not find if the action of the intric in seeking the winding up of Deva may send a wrong message to the community of investors, but allowing Devas and its shareholders to reap the benefits of the fraudulent action may nevertheless send a wrong message, namely that by adopting fraudulent means and by bringing India an investment in a sum of 579 crores, the investors can clearly hope to get tens and thousands of crores rupees. Well, even after siphoning off 488 crores, well, the conclusion, therefore, is fine. We find all the grounds of attack to the concurrent orders of NCLT or NCLT to be unsustainable, and therefore the appeals dismissed. However, without any orders of the cost. Wow, what a conclusion! सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में जाते जाते बहुत ही अच्छा कंक्लूजन दे दिया। अगर हम देवास जैसी एंटिटीज को अलाउ कर दें कि आप सिर्फ 579 करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट करने के बाद एक अच्छा खासा फ्रॉड खेलो और उसके बाद टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लेके जाओ और उसके पहले 488 करोड़ का साइफरिंग ऑफ फंड्स कर भी लिया है आपने, तो इस तरह की प्रैक्टिस भले इंटरनेशनली रॉन्ग मैसेज भेजे, लेकिन ये बात तो सही है कि इस तरह की प्रैक्टिस का मैसेज इंटरनेशनली यही जाएगा कि इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट बेंडिंग डाउन टू सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस इन फ्यूचर। एब्सोल्युटली बैंग ऑन द पॉइंट। क्या डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। ओके, तो ये केस जरूर पढ़ना, अच्छा केस है एंड इट्स वन ऑफ द सप्लीमेंटेड केस। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस आया था इंसॉल्वेंसी लॉ से लिया गया है, नोएडा एपेलेंट है वर्सेस आनंद सोनभद्रा केस। ओके, अगेन सुप्रीम कोर्ट का केस है, बहुत ही अच्छे केसेस में से एक केस है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑफ लॉ उठाया था कि फाइनेंशियल क्रेडिटर होता क्या है। एक्चुअली केस को समझते हैं। फैक्ट्स ऑफ द केस कुछ ऐसा चलता है कि the appellant is the lesser described as the authority under section 3 of Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, जिसको UPIAD Act भी बोलते हैं, that is called Noida, okay, and had granted a plot in the favor of the corporate debtor on 30th of July 2010 for a period of 90 years. Thereafter, the corporate insolvency resolution process of the corporate debtor was initiated, wherein Noida initially filed its claim in the Form B as an operational creditor and also attended the meetings of COC, that is Committee of Creditors. ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप यही समझ पाते हो कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, दैट इज नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने एक लैंड दिया था लीज पे 90 इयर्स के लिए और कंपनी ने पे नहीं किया। इसके वजह से उन्होंने कंपनी के अंदर अपना क्लेम फाइल किया था एज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। अब हुआ क्या, हुआ ये कि नोएडा ने बाद में अपना स्टैंड चेंज किया। और क्या चेंज किया? वेल, दिस वाज दिस। Subsequently, Noida filed another application in Form number C, claiming it to be the financial creditor, and they sought voting shares in COC on the basis of lease deed which was entered between Noida and corporate debtor, while contending the same as a financial lease. Well, Honorable Adjudicating Authority, that is the Honorable National Company Law Appellate Tribunal of New Delhi bench, held that the lease deed in question was not a financial lease according to the Indian accounting standards, and thus the appellant cannot be said to be a financial creditor. The said order of the adjudicating authority challenged by way of said appeal in the NCLT. Okay, तो इस केस में हुआ क्या है? हुआ इस केस में कुछ ऐसा है कि नोएडा पहले अपने आप को ऑपरेशनल क्रेडिटर बोल रहा है और अचानक से उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की है फॉर्म नंबर सी में। अब वो अपने आप को फाइनेंशियल लीज दिखाते हुए फाइनेंशियल क्रेडिटर बोल रहा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ये हेल्ड किया है कि वो फाइनेंशियल क्रेडिटर का डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि उनकी लीज ऑपरेशनल लीज है, ना कि फाइनेंशियल लीज। ये बात को उन्होंने एनसीएलटी में चैलेंज किया है। लेट्स सी एनसीएलटी का क्या डिसीजन आया था। वेल, एनसीएलटी ने
The Honorable NCLT, that is National Company Law Appellate Tribunal, wide its judgment dated 16th April 2021. They rejected the contention of New Okla Industrial Authority. इसको नोएडा का short form, full form यही है. Noida is a short form of this. Claiming to be the financial creditor on the basis of lease deed, which was entered with the developer company, namely शुभकम बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड. इनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था दैट वाज अ कॉर्पोरेट डेट एक्चुअली. सो ये कंपनी के साथ का एग्रीमेंट एनसीएलटी ने भी बोला कि ये एक फाइनेंशियल लीज नहीं है, ये एक ऑपरेशनल लीज है. Well, Noida had filed the appeal before Supreme Court against the order of NCLT. नोएडा ने अपनी अपील फाइल की है. अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को, इस एरिया को कैसे डील किया. Well, the center of controversy. The Apex Court, while delivered its verdict on the appeals filed by Noida, noted that Section 5, subsection 8, which is a center of controversy. So, appeal court, that is Supreme Court, ने ये बोला कि कंट्रोवर्सी का यानी इशू का पॉइंट क्या है. इशू का पॉइंट था सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 के फाइनेंशियल क्रेडिटर होता कौन है. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके हर एक पार्ट को डील करते हुए समझाया है. Okay, let's see that. Thereafter, the Honorable Court examined the definitions of financial debt, financial creditor, operational creditors, operational debt, claims and transactions, etc. तो अकॉर्डिंगली उन्होंने जो एग्जामिनेशन किए वो ऐसे थे कि सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 में फाइनेंशियल डेट का डेफिनेशन, जिसमें इंपॉर्टेंट क्लॉज डी था. क्लॉज डी बोलता है द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लीज और हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट विच इज डीम्ड एज अ फाइनेंशियल और अ कैपिटल लीज अंडर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और सच अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मे बी प्रिस्क्राइब्ड. सो हम पूरा डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे, वो तो आपको वैसे भी पता ही है, लेकिन ये रहा वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर ये इशू उठा था कि क्या नोएडा की दी हुई लीज फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेशनल लीज है. ओके, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3 सबसेक्शन 11 को भी एनालाइज किया कि एक डेट क्या होता है, और फिर सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 एक क्लेम क्या होता है उसको भी एनालाइज किया. सेक्शन 5 सबसेक्शन 21 को भी एनालाइज किया, एक ऑपरेशनल डेट. सेक्शन 5 सबसेक्शन 20 को भी एनालाइज किया गया, व्हाट इज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर. एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 33 को भी एनालाइज किया गया, व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन. ये सब देखने के बाद, बिकॉज ये सारे लीगल प्रोविजंस है एंड वी हैव स्टडीड देम, ये सब देखने के बाद अब रियल टाइम एनालिसिस क्या थी. तो लेट्स सी दैट. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व that a debt is a liability or an obligation in respect of payment. Proper. Exactly. Perfect bola. So irrespective of whether there is adjudication of breach, if there is a breach of a contract, it gives rise to a debt. Yes, it is correct. So in the context of section 5 subsection 8, disbursement has to be understood as money which has been paid. वाओ वाओ, यानी सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 में जब डेट का कंपोनेंट आता है, फाइनेंशियल डेट के हिसाब से बात करें तो डेट का कंपोनेंट मतलब समथिंग विच इज अ मॉनेटरी बेस्ड ट्रांजैक्शन. Okay, so in the context of section 5 subsection 8, disbursement has to be understood money when it is paid. So in the context of transaction in such real estate project, the home buyers give advance sum to the builder who would then utilize the amount towards the construction of real estate. So what is happening in the home buyer project, जो घर खरीदते हैं वो बिल्डर को एक एडवांस में पैसा देते हैं और बिल्डर उससे घर बना के देता है. Okay, that is the context of this. Now, Supreme Court said, what is relevant to attract section 5 subsection 8 on its plain term is the disbursement. That is, आपने कोई पैसा किसी को दिया है या किसी से कोई तरह का obligation है. So while it may be true that the word transaction includes transfer of assets, funds, or goods or service from the corporate debtor in the context of the principal provision of section 5 subsection 8, to import the definition of transaction under section 2 subsection 33 involving the need to expand. Okay, just a minute, यहाँ पे 233 नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा 3 subsection 33 should be
सेक्शन 3 सबसेक्शन 30 गलती से मिसप्रिंट हुआ है. Okay, so under section 3 subsection 33 involving the need to expand the word transaction, or rather the word disbursement, to include a promise to pay money by the debtor to the creditor while an uncalled straining the provisions. मतलब सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली क्या कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल लीज के इसको ब्लेंड कर रहा है. वो इसका एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है. वो कहता है कि सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 का बेसिक क्रक्स होता है मनी एंड डिसबर्समेंट्स. पैसा दिया गया, पैसा वापस नहीं दिया गया, उस तरह से. जबकि एक ट्रांजैक्शन कॉर्पोरेट डेटर के लिए कोई भी एसेट्स, फंड्स, गुड्स, सर्विसेज किसी भी नेचर में हो सकता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है जब हम सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 के साथ में इस सेक्शन 3 सबसेक्शन 33 को पढ़ते हैं, जो ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन है, तो जो डिसबर्समेंट वर्ड है वो एक्चुअली किसी ना किसी मॉनेटरी टर्म्स, किसी ना किसी मनी बेस्ड टर्म्स के साथ में यूज किया गया टर्म हो सकता है. फ्रॉम द जो डेटर को क्रेडिटर को पे करना है. एंड दैट्स व्हाई द ट्रांजैक्शन हैज टू बी अंडरस्टूड इन द सेंस कि कुछ दिया गया, कुछ सर्विसेज बेची गई जिसके सामने पेमेंट आता है. ठीक है, पहले ये समझाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट डेट के डेफिनेशन पे जाता है. Debt is a liability obligation which relates to a claim. The claim or the right to payment or remedy for breach of a contract occasioning a right to payment must be due from any person. तो डेट है क्या? एक लाइबिलिटी का ऑब्लिगेशन. किसके साथ रिलेट करता है? किसी ना किसी क्लेम के साथ. ये क्लेम कैसे अराइज होता है? ये क्लेम अराइज होता है किसी को, सामने वाले को राइट फॉर पेमेंट देने के लिए. आपको किसी को पैसा देना है तो इसका मतलब उसके पास क्लेम करने का हो गया. एंड दिस इज अ रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, धोखा दिया है, तो भी एक राइट आता है, तो भी एक डेट अराइज होता है. बराबर. सो इट इज अ राइट टू द पेमेंट टू बी मेड टू दैट पर्सन. In lease in question, there is no disbursement of any debt or loan or any sum to Noida. And that is the unique statement जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया. सुप्रीम कोर्ट ने लॉफुल क्वेश्चन को आंसर करते हुए बोला कि इस पूरे स्ट्रक्चर ऑफ लीज में there is no disbursement, there is no debt which has happened. एज अ रिजल्ट, क्योंकि ये डेट का क्वेश्चन ही नहीं है, तो ये फाइनेंशियल डेट में नहीं आएगा और फाइनेंशियल लीज में नहीं आएगा. ओके, ये ऑपरेशनल हो सकता है, वो मना नहीं करते, लेकिन फाइनेंशियल नेचर का नहीं है. ओके, एंड द सब्जेक्ट मैटर सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 क्लॉज डी इज अ लीज और अ हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट. वाओ. तो सुप्रीम कोर्ट फाइनेंशियल लीज के डेफिनेशन की बारीकियों को निकाल रहा है. इट इज नॉट एनी लीज, इट इज नॉट अ हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट विच वुड एंटाइटल द लेसर टू बी ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर. Okay, to be treated as a financial credit, there must be a lease or a hire purchase contract which is deemed as a financial or a capital lease, and the lawgiver has felt the court free to place its interpretation to the word finance or capital lease. The legislature has contemplated that the finance or capital lease which is deemed as a lease under the Indian Contract Act. सुप्रीम कोर्ट कहता है इस डेफिनेशन को, स्पेशली सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 8 क्लॉज डी को ध्यान से पढ़िए. ये एक तरह का लीज और हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है. ये बात करता है कि एक लेसर एक फाइनेंशियल क्रेडिटर का नेचर कब एक्वायर करता है. ये तब एक्वायर करता है जब किसी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स में किसी का फाइनेंशियल या कैपिटल लीज का नेचर अराइज होता है. लेकिन हमारे लेजिस्लेचर ने इस चीज का ध्यान रखा है कि कोर्ट को डिसाइड करने दो कि ये किस तरीके का फाइनेंशियल और कैपिटल लीज है. और एक चीज हिंट दे दिया, एज डीम्ड टू बी स्टेटेड एज अंडर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से. तो ये कितना अच्छी तरह से ब्लेंड करके सुप्रीम कोर्ट, जैसे किसी बच्चे को समझाते हैं ना, जो ये कंटेक्स्ट को समझते हैं, जो इस चीज़ को जानते हैं, वो समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे प्यार से उनको समझा रहे हैं कि देखो ऐसा है वैसा है, इस तरीके से एक लीज बन रही है. तो वेरी वेल एक्सप्लेन्ड आई वुड से. एंड the appellant is not a financial creditor under section 5 subsection 8 clause D. Needless to say, there is always proper to amend the provisions which essentially consist of Indian accounting standards in the absence of any rules under section 5 subsection 8 clause D. तो सुप्रीम कोर्ट अभी क्या बोल रहा है कि यस, appellant अपने आप में फाइनेंशियल क्रेडिटर तो नहीं है. हाँ, लेकिन अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स चेंज हुए
और उसके हिसाब से ये फाइनेंशियल क्रेडिटर किसी फ्यूचर डेट में बन गया तो यस वी विल एक्सेप्ट इट देन, लेकिन इस समय वो एक फाइनेंशियल क्रेडिटर के नेचर में नहीं आता है. ओके. एंड Section 5 subsection 8 clause F is a residuary and catch-all provision sections because कई बार कई सारे जो appellants है वो इसका यूज करते हैं. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट्स जस्ट अ रेसिड्यूरी सेक्शन, इट इज लाइक कैच ऑल प्रोविजन सेक्शंस. So a lease which is not a financial or a capital lease under section 5 subsection 8 clause D may create a financial debt within the meaning of section 5 subsection 8 clause F if the terms the court conclude is a transaction under which any amount is raised having a commercial effect of borrowing. वाओ, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखो कई बार एफ यानी वो प्रॉपर्टी रेरा रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और ये एफ को इसमें यूज करते हैं. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो अपने आप में एक नेचर क्रिएट कर सकता है प्रोवाइडेड ये बोरोइंग का इफेक्ट दिखे, न कि एक लीज ऑफ अ प्रॉपर्टी का इफेक्ट दिखे. तो एब्सोल्युटली क्लियर कंटेक्स्ट में बता दिया कि जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में वो अमेंडमेंट नहीं आता जो चाहिए था, ये एक फाइनेंशियल लीज नहीं. Okay, and what is the finding of the Supreme Court? Well, the lease in question does not fall within the ambit of Section 5, subsection 8, clause F. And there is, for this reason, the lease has not raised any amount from the appellant under the lease, which is a transaction. So the raising of the amount, which is according to the appellant, constitute a financial debt, has not even taken place in the form of flow of funds from the appellant to the lessor in any manner to the lease. The mere permission or the facility of a moratorium which is followed by the staggered payment and ease of installments cannot lead to the conclusion that any amount has been raised under the lease from the appellant, which is important for the consideration. तो लास्ट में फाइंडिंग्स क्या थी? फाइंडिंग ये थी कि जो लीज की हम बात कर रहे हैं सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 क्लॉज एफ की, वो तक सेटिस्फाई नहीं हुई है. रीजन ये था कि लेसी हैज नॉट रेज, जिसने लीज दी थी नोएडा, उन्होंने कोई अमाउंट रेज नहीं किया है एपेलेंट से वेयर द ट्रांजैक्शन कुड हैव रिजन. द रेजिंग ऑफ अमाउंट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंशियल डेट के सामने वाले को पैसा देना था और कुछ रेज किया है. दैट हैज नॉट इवन टेकन प्लेस इन दिस फॉर्म. कोई फंड फ्लो का ट्रांजैक्शन नहीं है. इट्स मियर परमिशन ऑफ फैसिलिटी, और जिसके वजह से उसके ऊपर मॉरेटोरियम लग गया है बिकॉज ऑफ दैट परमिशन. क्योंकि मॉरेटोरियम का प्रोविजन ऐसा है कि कोई भी लीज प्रॉपर्टी भी हो थोड़े टाइम तक के लिए स्टे होगी जब तक CIRP प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता. एंड दैट इज द रीजन वाई उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि मॉरेटोरियम लगा है तो हम फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गए. द आंसर इज नो, नॉट दैट वे. आप सेक्शन 14 से सेक्शन 5 का रास्ता नहीं बना सकते. ओके, एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि the appellant is not a financial creditor. So very good case. That was what we discussed over here. Section 5 subsection 8 का बहुत ही अच्छा एनालिसिस था. ओके, इसके आगे वाला केस अब देखते हैं क्या केस आया था और कैसे आया था. That was a case of competition law. The Competition Commission was a state of Mizoram. Again, Supreme Court का केस है. केस की ब्यूटी इस बात में है कि दो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ को कैसे हैंडल करें और कंपटीशन कमीशन के स्कोप को डिस्कस करना यहाँ पे जरूरी था. तो इस केस में हुआ क्या था? लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड द केस नाउ. केस में ब्रीफली फैक्ट्स क्या थे? वेल, वन ऑफ द बिडर्स who participated in the tender process conducted by the state of Mizoram for the appointment of selling agents of the state lottery run by the state made a complaint to the Competition Commission of India alleging bid rigging in the tender process. तो स्टेट ऑफ मिजोरम के लॉटरी बिजनेस है और लॉटरी बिजनेस में वो बिडिंग के हिसाब से देते हैं. एक बिडर ने एलिगेशन डाली है CCI में कि सर इस बिडिंग प्रोसेस में बिड रिगिंग एक्टिविटी हुई है. And the CCI directed investigation into the matter, and the state of Mizoram approached High Court challenging the jurisdiction of CCI. High Court allowed the petition and held that CCI has no jurisdiction to investigate into the matter. Okay, केस का अंदर ये हुआ, CCI ने इन्फॉर्मेंट की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए डायरेक्टर जनरल को बोल दिया. डायरेक्टर जनरल को बोलने के बाद अचानक से स्टेट ऑफ मिजोरम को लगा ये उनके जुरिस्डिक्शन में कोई स्टेप इन कर रहा है.
तो उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया। हाई कोर्ट ने ये बोला कि देखो सीसीआई यू कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द स्टेट लीगल जुरिस्डिक्शन। अब इस केस में सीसीआई खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है और इस तरह की ताकत सीसीआई के पास है। अगर स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के ऑर्डर्स डालती है तो सीसीआई डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट से पूछेगी क्या उनके पास ये ताकत नहीं है, और वही हुआ इस केस में। सीसीआई was agreed by this. CCI was therefore before Supreme Court, and the core issue whether CCI has jurisdiction to investigate allegation of bid rigging and cartelization in the tender process conducted by state of Mizoram, ये एक मेन इशू रेज किया। अमेजिंग आर्ग्यूमेंट्स वाला केस था, फिर भी हम यहाँ पे ब्रीफली उसको समझेंगे। अगर आप फुल पढ़ना चाहते हो गूगल पे भी अवेलेबल है। ओके बाकी बहुत अच्छा केस था, बट एग्जाम के हिसाब से दिस मच व्हाट यू आर लुकिंग इन द सप्लीमेंट इज मोर देन सफिशिएंट। सो व्हाट इज हैपेंड इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपील अलाउ की, सीसीआई के फेवर में अलाउ की, और क्या डिसीजन दिया, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे द रीजन इज वी आर, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है we are in agreement with the line of arguments that concern of the CCI was not at all with the carrying out regulations or prohibition of lottery business as was governed by the regulation of the act। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सीसीआई की इस बात से मानते, क्या बात मानते, ये बात मानते कि सीसीआई किसी भी स्टेट लॉ को ओवरराइड करने की बात कर ही नहीं है, यहाँ तक कि लॉटरी बिजनेस को गवर्न करने की भी बात नहीं कर रहा है। वो तो ये जानना चाहता है कि क्या बिड रिगिंग एंड कॉल्यूसिव बिडिंग हुई है क्या। So rather the concern was limited to the role assigned to CCI under the Competition Act, and in the context of expression of interest was limited to the examining perceived by bid rigging for the tendering process for appointing of the sole selling agents and distributors in the lottery business। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया सीसीआई का मेन एम्बिट क्या था, सीसीआई क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा, वो यही जानना चाहता था कि क्या एक्चुअली में कोई बिड रिगिंग हुई है, क्या एक्चुअली में कोई कॉल्यूसिव बिडिंग हुई है, और अगर हुई है ऐसी कोई बिड रिगिंग एंड कॉल्यूसिव बिडिंग तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है, यही जानने चाहता। वो किसी भी लॉटरी प्रोसेस को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। एंड देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटरप्ले ऑफ द टू एक्ट्स दैट इवन नीडेड अ रिकंसिलिएशन और इवन अ प्रोहिबिशन अगेंस्ट वन, as the limited scrutiny was to examine whether section 3 subsection 1 read with section 3 subsection 3 of competition। क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कह दी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इन दोनों के बीच में मुझे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन या सेटलमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का एरिया, दोनों का फोरप्ले, दोनों का अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एकदम अलग है। और यहाँ पे हमारे लिए एग्जामिन करने बात जो है वो यही है कि एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपटीशन एक्ट वायलेट हुआ है कि नहीं, बस दैट्स इट। सो सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या ऑब्जर्व किया, लेट्स सी दिस। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि लॉटरीज मे बी रेगुलेटेड कमोडिटी एंड इवन बी रिस्क एक्स्ट्रा कमर्शियल that would not be take away the aspect of something which is anti-competitive in the context of business related to law। सुप्रीम कोर्ट ने बोला मानता हूं एक लॉटरी बिजनेस जो है पूरे इंडिया में एक रेगुलेटेड कमोडिटी, और कई स्टेट्स को वो एक तरह का मतलब यू कैन से स्टैट्यूटरी बिजनेस देता है, या स्टैट्यूटरी भी नहीं बोलूं, लेजिस्लेटिव बिजनेस देता है, स्टेट का बिजनेस है। लेकिन ये पार्ट भी इस एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को कर्ब नहीं कर सकता, वो सीसीआई के इस जुरिस्डिक्शन को ओवरराइट नहीं कर सकता। We must take note of the expansive definition of service as under section 2 subsection U of the Competition Act, which means services of any description which is to be made available to the potential user। सुप्रीम कोर्ट ने उस सर्विस के डेफिनेशन को समझाने की कोशिश की है जो कंपटीशन एक्ट में यूज हुआ है, क्योंकि उस डेफिनेशन के हिसाब से ये जो लॉटरी बिजनेस है वो एक सर्विसेज में भी कवर होता है। सो द परचेजर ऑफ अ लॉटरी टिकट इज अ पोटेंशियल यूजर एंड द सर्विस इज मेड अवेलेबल बाय सेलिंग एजेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंपटीशन। It is suffice for us to say that inclusive mentioning does not inhibit a larger expansive definition। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि मुझे इससे ज्यादा इस डेफिनेशन को स्कोप देने की जरूरत ही नहीं है। ये डेफिनेशन ही अपने आप में समझा देती है कि एक लॉटरी परचेजर को लॉटरी एजेंट एक सर्विसेज दे रहा है, और वो सर्विसेज क्या गलत तरीकों से ली गई, बस उतना ही एग्जामिनेशन।
So the lottery business can continue to be regulated by state. Supreme Court says उसमें कोई problem नहीं है. Okay. However, if the tendering process, there is an element of anti-competition which would require investigation by CCI, that cannot be prevented under the pretext of lottery business, which is res extra commercium, more so when the state decides to deal in lotteries. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट का ये जो एक्शन था, ये जो डिसीजन था कि ये हमारे एम्बिट की चीज है, ये तुम्हारे उसमें नहीं आती है, वेल दिस कैन नॉट बी डन बिकॉज कॉम्पिटिशन एक्ट एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है, तो आप उसको इस तरह से ओवरराइट नहीं कर सकते. So we would like to say that the intervention of the High Court was extremely premature. In fact, High Court को तो थोड़ा रुकना चाहिए था ये समझने के लिए कि CCI का grounds क्या है, investigation किस basis पे हो रही है, और फिर conclude करना चाहिए था. So that's what Supreme Court is saying, that the intervention of the High Court was extremely premature. It ought to have waited for the CCI to come to a conclusion. But on the other hand, what has happened is that CCI's proceedings have been brought to a standstill by the High Court, opined on the basis of some of the aspects which may not even arise. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया वो थोड़ा जल्दबाजी में ले लिया, और जो कंटेक्स्ट उन्होंने ली, जो प्रिटेक्स्ट उन्होंने समझे, वो थोड़ी जल्दबाजी में समझे गए, जो एक्चुअली कभी हुए भी नहीं थे. सो एज अ रिजल्ट हाई कोर्ट ने थोड़ा prematurely act किया, and the complaint having been made by the respondent number 4 under section 19 of the Competition Act, which provides that the commission may, not shall, the word is may, inquire into certain agreements and dominant position of the enterprise as envisaged in subsection 1 of section 3 and subsection 1 of section 4 of the Competition Act. So जो complainant है, जो informant है, वो definitely CCI को complain कर सकता है, और CCI शैल नहीं, मे है, अगर उन्हें कन्विंसिंगली लगता है कि देयर इज एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट और अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगी. ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट सेड द CCI out there is a prima facie agency for investigation by the Director General in Section 3, Subsection 1 of the Competition Act. And the DG opined adversely that the CCI issued the notice of giving opportunity to the affected parties. क्योंकि डायरेक्टर जनरल का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इस बात को दिखाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो इसीलिए सीसीआई ने सामने वाले को नोटिस दिया कि आप आके सीसीआई को समझाओ कि व्हाट इज योर वे, हाउ डिड यू गेट दैट टेंडर, वाज देयर अ बिड रिगिंग और नॉट. तो इसमें उन्होंने क्या गलत कर दिया. सो द प्रोसेस विच ऑट टू हैव बीन परमिटेड टू कंक्लूड द राइट्स अवेलेबल टू द अफेक्टेड पार्टीज टू अपील द appellant remedy under section 53B of. तो यहाँ पे ये बात एकदम क्लियर कर दी है कि यस, एंड ये भी क्लियर कर दिया है कि देखो ऐसे केसेस में सीसीआई के पास जुरिस्डिक्शन है, और हेंसफोर्थ अगर सीसीआई के इस पार्ट को कभी चैलेंज करना हो तो प्लीज हाई कोर्ट नहीं, सेक्शन 53B में अपील है, तो दे शुड हैव गॉन टू द अपीलेट अथॉरिटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहिए था, न कि हाई कोर्ट को डिस्टर्ब करना चाहिए था. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक स्ट्रिक्ट वर्ड में भी बता दिया कि देखो आप गलत फोरम्स के पास जाके टाइम वेस्ट उस फोरम का भी प्लीज मत किया करो. ओके, सो वेरी गुड केस, वेरी वेल डन, एंड लेट अस सी द अदर वन. सो दूसरे केस में हम क्या समझ रहे हैं, लेट्स अस सी दिस. Okay, so now we are getting an interpretation of law ka case, and this case was authority for the clarification of advance ruling versus Awakavi shipping mills का केस. एक्चुअली ये केस मैं बोल सकता हूँ जीएसटी के प्रोविजन से थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड है. यहाँ पे एक्चुअली हम जिस एरिया में पढ़ रहे हैं वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस क्या यूज़ किए जा सकते हैं, स्पेशली जीएसटी के अंदर एंट्री नंबर को चेक करते हुए. सो ये केस हाईलाइट करने का पर्पस अपने इंस्टीट्यूट का यही था कि टू अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन, नॉट टू गिव यू अ जीएसटी केस लॉस फॉर दैट. ओके, लेट्स सी दिस. तो फैक्चुअली ये केस था क्या? फैक्चुअली केस ऐसा था, द पिटिशनर दे सीक अ लीव to appeal against the judgment and order which is passed on 5th Feb 2020 as passed by the division bench of the High Court at Judicature at Madras in a writ petition file number 947 of 2018,
whereby the division bench has reversed the common order dated 13th December 2017 as passed by the learned single judge in a batch of petitions led by the writ petition of 17722 of 2017 and has disapproved the impugned clarification orders of 14th Feb 2013 and 29th June 2017. तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद इतना ही समझ में आया कि बस अपील की गई है और ये अपील मद्रास हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन डिवीजन बेंच ने जो रिट का ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज किया था उस ऑर्डर के खिलाफ. ठीक है, फैक्ट्स अभी यहाँ से सेकेंड पैराग्राफ से शुरू हो रहे हैं. लेट्स सी इन दिस टाइम. So by the said clarification orders, the petitioner number 1, that is the authority for clarification and advance ruling, has held that Hank Yan, as stipulated in entry number 44 of Part B of the 4th schedule of the Tamil Nadu Value Added Tax Act, meant only cotton Hank Yarn and not a viscose staple fiber. तो ये आया इंटरप्रिटेशन. क्या विस्कोस स्टेपल फाइबर यार्न हैंक यार्न वर्ड में इंक्लूड होता है या फिर हैंक यार्न सिर्फ कॉटन है? अच्छा, विस्कोस स्टेपल फाइबर का एक एग्जांपल, जैसे कई लोगों को आपको मेडिकल में पता होगा विस्कोस का यूज़ होता है, जैसे बॉडीली कुछ चीज़, पैरों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, स्पोर्ट्स पर्सन भी वो विस्कोस के वो पहनते हैं. सो क्या ये जो हैंक यार्न वर्ड यूज़ किया गया, क्या ये दोनों तरह के यार्न्स को इंक्लूड करता है या फिर एक को? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन वाज. फैक्चुअली वही क्वेश्चन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर पहुंचा. एंड देखो लर्नेड सिंगल जज ने क्या बोला. द लर्नेड सिंगल जज agreed with the interpretation put by the petitioner number 1, essentially looking at the purpose for which the entry in question was inserted in the 4th schedule to the act, with reference to the budget speech which is delivered by Honorable Finance Minister of the Government of Tamil Nadu. So single judge ने बोला कि yes, I do agree with the contention, और इस agreement की वजह से हैंक यार्न का डेफिनेशन बड़ा कर दिया, विस्कोस को भी इंक्लूड किया. अब डिवीजन बेंच इस बारे में गलत बोल रही है, ऐसा अपील में लिखी गई. So the learned single judge also referred to the reason which is assigned by petition number 1 based on the contents of the notification of 17th April 2003, which is issued by Ministry of Textiles, Government of India, in exercise of the powers of the Textile Development Regulation Order 2001 and Section 3 of the Essential Command. तो सिंगल जज के इस डिसीजन का जो बेसिस था वो एक नोटिफिकेशन था और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जजमेंट था. लेकिन इसका उल्टा, जिसको हम लोग लॉ में पर कॉन्ट्रा बोलते हैं, पर कॉन्ट्रा मतलब जब हम बोलते हैं ना इसका उल्टा, तो पर कॉन्ट्रा. तो डिविजन बेंच वाज ऑफ द व्यू दैट नो एक्सटर्नल एड फॉर इंटरप्रिटेशन वाज कॉल्ड फॉर व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द एंट्री वाज क्लियर. तो हुआ क्या, सिंगल जज ने तो इसका स्कोप एक्सपांड कर दिया, लेकिन डिवीजन बेंच ने बोला नहीं, जब लैंग्वेज क्लियर है तो आप अलग अलग तरीकों से इसको इंटरप्रेट क्यों कर रहे हो. So you cannot refer to external notifications when the language of the act is clear. So यहाँ पे अब देखो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि when the entry in the question specifically provides for exemption of the goods as described as hankyarn without any ambiguity or qualification, it imports cannot be restricted by describing it as being available only for hank form of raw material like cotton, nor it could be restricted with reference to the user industry. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जब आप एक एक्ट में एक एंट्री पढ़ते हो जिस पे जीएसटी जैसा पड़ता है, उस एंट्री में वर्ड लिखा हुआ है हैंक यार्न पे जीएसटी या हैंक यार्न पे वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा, तो इसमें कोई एम्बिग्यूटी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इसमें कोई क्लैरिटी देने की भी जरूरत नहीं है. ये बहुत क्लियर है कि हैंक यार्न के ऊपर ड्यूटी लगेगी. एंड हैंक यार्न का मतलब वो यार्न जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज होता है जैसे कॉटन, और ना कि कोई इसका रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग दिया जाएगा, क्योंकि हर किसी को पता है व्हाट इज द हैंक यार्न. सो दैट बीइंग द पोजीशन, रेफरेंस टू द डिसीजन ऑफ केपी वर्गीस केस रिमेन्स एंटायरली इम्पोस्टी टू द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस. मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है केपी वर्गीस केस को यहां पे रेफर करने की कोई जरूरत ही नहीं थी. ओके, and therein this court was dealing with the interpretation of section 2 of subsection 52 of Income Tax Act,
and it was found that the literal interpretation might not cover several eventualities concerning the value of consideration declared by the assessee in respect of transfer of capital vis-a-vis the fair market value of the transfer. Fair market value of the transfer. Thus, the Supreme Court found with reference to the intent purpose that the said provision could only be invoked when the consideration of transfer had not been declared by the assessee with the burden of proving such understatement or concealment by the revenue. सर ये क्या है? ये हम लोग वर्गीस के केस का वो इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं। वर्गीस के केस में जीएसटी नहीं था, वैल्यू एडेड नहीं था, इनकम टैक्स के प्रोविजन को इंटरप्रिटेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जब किसी चीज का लिटरल मीनिंग अपने आप में क्लियर होता है तो लिटरल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आप उसको उतनी ही मीनिंग दे सकते हो जो लिटरली हर जगह फिट होगा। लेकिन इसको हर जगह फिट करने के चक्कर में हम लोग उनको वो मीनिंग नहीं दे सकते जो जरूरत के बाहर चले जाए। हम उन्हें वही चीजें डिक्लेयर कर सकते हैं जो जरूरत में, जैसे इनकम टैक्स में जब हम लोग एक मीनिंग देते हैं और वो मीनिंग देते हैं टू द वर्ड कॉल व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स जो फेयर मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमें ये देखना होता है कि लॉ का इंटेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू दैट ट्रांसफर का इफेक्ट ये देखते हुए कि लॉ असेसी पे बर्डन डाल रहा है या लॉ असेसी को रेलिवेंट प्रोविजन दे रहा है। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट वो गलत है या सही है वो रेवेन्यू के ऊपर होता है। ओके, एंड द ऑब्जर्वेशन इन द सेट डिसीजन बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन टू कल आउट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डू नॉट अप्लाई टू द क्वेश्चन एट हैंड। लेकिन केपी वर्गीस केस को यहां पे यूज करने के लिए हैंग कैन के बेसिस पे यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग। तो कोई जरूरत ही नहीं थी, दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग। See, the observation in the set case जो केपी वर्गीस में था वो बेसिकली ट्रांसफर के प्रोविजन में था, इनकम टैक्स के प्रोविजन में था। वो ये देखना था कि कैपिटल एसेट्स को किस तरीके से कवर किया जाता है, जबकि यहाँ पे द एंट्री इज वेरी क्लियर, हैंग क्यान इज हैंग क्यान, वी नो, एंड वेरेवर हैंग क्यान इज यूज्ड it has to have the duty. So the view of the High Court commends to us. Okay, the view of the High Court commends to us. We find no question of law worth of consideration. In fact, Supreme Court बोलता है यहाँ पे कोई केस ही नहीं है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं. Okay, तो हाई कोर्ट ने जो व्यू लिया है, दैट इज डिवीजन बेंच मद्रास हाई कोर्ट के, वो ठीक है, बात खत्म हो गई। उस व्यू में कोई गलती देखी नहीं गई, क्योंकि जो चीज का इंटरप्रिटेशन अपने आप में क्लियर है, जहां पे भी हैंग क्यान यूज होता है उसको आप टैक्स लगाओ, जब वो हैंग क्यान नहीं है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सो वी डोंट हैव टू रिड्यूस और गिव इट एनी अदर इंटरप्रिटेशन। ओके, सो ये था कुछ केसेस जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किए हैं, एंड यस, ये केसेस आपको आईसीएसआई की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, प्लस ये केसेस एज माय स्टूडेंट्स आप लोग सबको सर्कुलेट भी कर दूंगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, एंड फर्दर्स हमारे आते रहेंगे सप्लीमेंट्री वीडियोस एंड मेनी अदर वीडियोस। स्टे कनेक्टेड, बाय।